हेलो स्टूडेंट्स। सो आज वाले इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस। ठीक है, देखो एक्चुअली ये जो पूरी यूनिट है अलजेब्रा की मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसको बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज मैट्रिक्स, अदर वन इज डिटर्मिनेंट एंड द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। भाई पढ़ तो रहे हो, इतने सारे ऑपरेशंस पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, काम कहाँ पे आती है? ठीक है, कुछ एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट की हम पढ़ चुके हैं, लाइक एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट्स की कोलिनियरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट, ये भी कुछ एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन की, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये चीज आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी। क्लास 10th में एक चैप्टर था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आपने आपने पढ़ा था उसमें कि दो वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके, लाइक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सब आपने पढ़ा था। ठीक है, वो चीज़ उससे भी कर सकते हैं और वो चीज़ आप इस मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो, मतलब यूजिंग डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की हेल्प से भी ये आप काम कर सकते हो। ठीक है, दो वेरिएबल वाला इजी था। अगर तीन वेरिएबल की बात करें तो आपको ये भी पता होगा कि अगर तीन वेरिएबल हैं तो वी नीड एटलीस्ट 3 इक्वेशन, है ना। तो तीन इक्वेशन को भी अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, बट अगर अपन को यही काम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से भी हमारा हो सकता है, थोड़ा सा इजी रहता है। और आपके क्लास 12 में ये टॉपिक भी है, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेंथी क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसको हम क्रैमर्स रूल से पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूँ क्या है। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा। राइट, ओके। सो अभी बात करेंगे हम इसमें मैट्रिक्स मेथड की। ये चीज़ तो समझ में आ गई, काम क्या है। हमको तीन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, दो वेरिएबल की भी कर सकते हो। ठीक है, इस मेथड से जो भी पूछा है वो आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन में, बट टू वेरिएबल वाली अपन एलिमिनेशन से भी कर लेते हैं, क्वाइट इजी। बट अगर बोर्ड में या फिर कहीं क्वेश्चन आए तो आपको मैट्रिक्स मेथड से ही करना है। डोंट अप्लाई द एलिमिनेशन वॉट एवर यू हैव डन इन द क्लास 10, डोंट डू दैट। ओके, आपको मैट्रिक्स मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा। राइट, चलो। अच्छा, तो इसमें मैं बहुत सारी बात करूंगा। एक तो बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ठीक है, ओरिएंटेशन की मीन्स अगर टू वेरिएबल की इक्वेशंस लेते हैं तो क्या क्या ओरिएंटेशन हो सकती है। टू वेरिएबल की इक्वेशन लोगे तो आप, ठीक है, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, है ना, या वो पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, या वो कोइंसिडेंट लाइंस होगी। राइट, ठीक है, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो आपको इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब एक ही ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, एंड दिस वन इज दिस। राइट, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अच्छा, इस वाले केस में ये आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं। इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देते हैं ना तो थोड़ा सा सही लगेगा। ये आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, और इस वाले केस में आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, दिख रहा है, कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, और इस चीज को अपन बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस, और एक दोनों लाइन एक दूसरे पे लाई कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे को सब पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां पे आते हैं आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, एक चीज और होती है वो भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कंसिस्टेंट सिस्टम और एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम वो होते हैं जिसमें सॉल्यूशन आए, चाहे तो एक आए चाहे एक से ज्यादा आए। ठीक है, तो यहां पर ये यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये होगा आपका कंसिस्टेंट सिस्टम, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो आ रहा है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा क्योंकि एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, नो सॉल्यूशन है, तो यहां पे आ जाएगा इनकंसिस्टेंट, यहां लिख देता हूं मैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, एंड द लास्ट वन, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं, सॉल्यूशन तो आ रहे हैं ना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। मैट्रिक्स मेथड तो मैं बात करूंगा, बट ये ओरिएंटेशन इतनी होती है, कंसिस्टेंट याद रखना, इनकंसिस्टेंट याद रखना, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड ऑल, जस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। ओके, अब बात करते हैं कि देखो मैं टू वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूँ, टू वेरिएबल का आप इजीली कर लेंगे। अपन सबसे पहले बात ही करते हैं, मैट्रिक्स मेथड स्टार्ट करते हैं 3 वेरिएबल से। ठीक है, 3 वेरिएबल से, देखो वहां पर भी ओरिएंटेशन बनेगी, जो 3 लाइन होगी वहां पर भी ये 3 ओरिएंटेशन आती हैं, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन देंगे, या वो नो सॉल्यूशन देंगे, या वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देंगे। सबकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 3 वेरिएबल को सॉल्व करना कैसे है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले a1x, अच्छा एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा इसके पहले कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, आपके पास दो मेथड हैं, वन इज द मैट्रिक्स मेथड, एक मैं वीडियो और बनाऊंगा उसमें भी मैं सब कुछ चीज रिवाइज करूंगा, ओरिएंटेशन एंड ऑल, वो है आपकी क्रैमर्स रूल।
ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी में सिर्फ मैट्रिक्स मेथड दिया हुआ है, तो यू हैव टू यूज दिस मेथड ओनली। जब भी आप बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्रैमर्स रूल ईजी होता है, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत तो उसमें भी करनी है, बट थोड़ा सा इससे ईजी होता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी, बट वो बोर्ड में अलाउ नहीं है। डोंट यूज दैट इन बोर्ड, ठीक है। आप सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व करना है। हाँ, कॉम्पिटिटिव में आपकी चाहे मर्जी उससे कर लो, मैट्रिक्स मेथड से करो, क्रैमर्स रूल से करो। मैं आपको ये प्रीफर करूंगा कि हमेशा क्रैमर्स रूल पे जाएं, थोड़ा सा ईजी रहेगा, टाइम बचेगा, एरर होने के चांसेस कम रहते हैं। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो अब 3 इक्वेशन लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस, या फिर इसको इक्वल टू बोल देता हूँ मैं, इक्वल टू d1। ठीक है, ओरिएंटेशन ऐसी ही हो ना, अगर कांस्टेंट टर्म इधर भी आ रही है तो आपको उधर ले जाना पड़ेगा पहले। c2z इज इक्वल टू d3 एंड देन a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो ये 3 मैंने इक्वेशन लिखी हैं, ठीक है। ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म अवेलेबल होगी, कोई एक जीरो हो सकती है, कोई दो जीरो हो सकती है, पर साइमल्टेनियसली तीनों एक साथ जीरो नहीं होगी, और तीनों ही कांस्टेंट टर्म अगर जीरो हो जाए तो उसको होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड इज जस्ट फॉर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अगर होमोजीनियस आ जाती है तो आपको क्रैमर्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। चलो बात करते हैं कि मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व कैसे करना है। मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो अपन ने बात की है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको 3 चीजें निकालनी होती, 3 मैट्रिसेस निकालनी होती। फर्स्ट वन इज योर, पहले नाम लिख देते हैं, फर्स्ट वन इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इट्स नॉट मेथड, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती है? जो एक्स वाई जेड के आपके जो कोफिशिएंट है, ठीक है, तीनों इक्वेशन में, उससे आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये 3x3 की बनेगी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3। इसको बंद करते हैं और ये आ जाएगा 3x3, ठीक है। ये है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके बाद आपको निकालना होता है वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स निकालनी है। वेरिएबल मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, और ये कॉलम मैट्रिक्स बनानी होती है, दैट इज योर एक्स वाई जेड, जो भी आपके पास वेरिएबल है, तो ये 3x1 की हो जाएगी। इसके बाद एक निकलती है कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। कांस्टेंट मैट्रिक्स को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होंगे आपके कांस्टेंट तीनों इक्वेशन में, उससे आपको एक इक्वेशन बनानी है, और d1 d2 d3, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगी और इसका ऑर्डर भी 3x1, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई 3 इक्वेशन आए, यू हैव टू मेक दिस 3 इक्वेशन। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये 3 इक्वेशन है और ये 3 टाइप की मैट्रिसेस बनाई है, तो इन मैट्रिसेस को किस तरीके से अरेंज किया जाए कि आपके पास तीनों इक्वेशन बन के आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप यही बोलोगे कि सर ax इज इक्वल टू बी कर दो, नहीं, ठीक है। आप खुद देखो, मैं एक बार लिख और देता हूँ आपके सामने। ए था मेरे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3, और फिर हम x रख देते हैं, दैट इज योर x y z, और फिर हम D1 D2 एंड D3 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका। अब देखो, ये है आपके पास 3x3, ये है आपके पास 3x1, ये भी है आपके पास 3x1, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो सकता है। रिजल्टेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x1 होगा, और एग्जैक्टली है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। तो इस तरीके से ये आ जाती है, ठीक है। चलिए, अब अपना तो काम है कि इसको सॉल्व करना है, मुझे क्या निकालना है? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये ax इज इक्वल टू b दे रखा है, पहले डेरिवेशन देखो कि कैसे निकाला जाता है। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें प्री मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स, ये हो जाएगा ए एक्स, प्री मल्टीप्लाई मतलब आगे से मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। अब देखो भाई, ये क्या होगा? ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा? सोचिए थोड़ा सा, ए इनवर्स ए इंटू क्या होगा? आपको मैं बता चुका हूँ कि किसी भी इनवर्स वाला नहीं वीडियो देखा है तो देख लेना, उसमें सब कुछ डिस्कस किया हुआ है।
किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, और ये x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो फाइनली x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इन्वर्स बी आ जाएगा, राइट। तो यहां से आपको सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालनी है, उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। इन्वर्स फाइंड आउट करना मैं सिखा चुका हूं, उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, देन यू विल गेट द वेरिएबल्स वैल्यू। क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बट इसके पहले अपन ये बात करेंगे कि सर ये तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी करोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। हमें कैसे पता चलेगा कि नो सॉल्यूशन कब है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब है, तीन ओरिएंटेशन बताई थी। तो उसके लिए मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा, ठीक है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ए फाइंड आउट करना है, ए इज योर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है, दिस इज योर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दो टाइप से, मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, चलो एक काम करते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिख ली। इसके बाद आपको करना है फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट आपको दो तरीके से दिखेगा, या तो ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, या ये डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। जब भी नॉट इक्वल टू जीरो आए तो ये ध्यान रख लेना कि वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। और सिस्टम में सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, वी ऑलरेडी डन दैट, है ना, ठीक है। ये यूनिक सॉल्यूशन निकालने का तरीका है, ओके। अब भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तब क्या करें। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो आपको दो चीजें यहां से पता करनी होती है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना होता है, ठीक है। बी बहुत ज़्यादा पास में आया, बी को दूर कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी दो तरीके से आएगा, या तो ये इक्वल टू जीरो आ जाए या ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, है ना, ठीक है। ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की बात करें, अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है तो यहां पर आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाते हैं। क्या आते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और इस वाले को भी अपन क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ही बोलेंगे। अब बोलोगे कि सर ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाले कैसे, देखो ऐसा तो ये आपके कोर्स में नहीं है, बट स्टिल आपको निकालना हो तो आप क्या करो, तीन इक्वेशन है, z को मान लो t, दो इक्वेशन लो, z को t मान लो, x और y की इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ t, उनको सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से जो क्लास 10 में करते थे, x और y भी आ जाएंगे t की टर्म में, ठीक है। तो x y z को तो t मान चुके हैं और x और y दोनों t की टर्म में आ जाएंगे, तो ये आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे x y z के ट्रिपलेट्स भी क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, तो यहाँ से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। और अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो यहां से आपका आता है नो सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्या कहोगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा चार्ट में लिख दिया है, दिस इज द चार्ट, बहुत अच्छे से याद रखना है इसको, ठीक है। तो ये होता है आपका मैट्रिक्स मेथड। मेहनत ज़्यादा है ए इनवर्स निकालने में, इटसेल्फ बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि इसको आपको डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर इनवर्स निकालना पड़ेगा, और फिर बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्रैमर्स रूल थोड़ा सा इजी है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। उसमें आपको ओरिएंटेशन बहुत जल्दी जल्दी पता चल जाती है, और होमोजीनियस को भी सॉल्व कर सकते हो क्रैमर्स रूल से, तो वो ज़्यादा, बट कॉम्पिटिटिव के बोर्ड के लिए तो आपको यही अप्लाई करना है। एमसीक्यू आ जाए तो बात अलग है, आपकी इच्छा हो वो करो, बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो यू हैव टू यूज द मैट्रिक्स मेथड ओनली, ठीक है। कुछ क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ कैसे क्या करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है मैंने, मैं भी टू वेरिएबल की इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड समझाना चाह रहा हूँ मैं। एक्चुअली आप 3x3 या फिर 3 वेरिएबल की इक्वेशंस को भी सेम इसी प्रोसेस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, इसमें सबसे पहले आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालनी है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी, 2 5 3 and 2, यस और नो, ठीक है। यू कैन सी दीज आर द कोफिशिएंट 3 and 2 जो मैंने वाइट से किए हुए हैं ना, 2 5 3 and 2, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई है। वेरिएबल मैट्रिक्स सबसे पहले आपको यही लिखना होता है ना, एक्स वाई, और उसके बाद कांस्टेंट मैट्रिक्स दैट इज योर 1 and 7। ऑलरेडी ये उसी फॉर्म में है ना, 1 और 7 को मैंने उधर डाल दिया है, राइट हैंड साइड में डाल दिया है, ठीक है। तो 1 और 7 आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट मैट्रिसेस हो जाएंगी, ठीक है। ये सब लिखने के बाद आपको पता है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, ठीक है। तो मैं ए इनवर्स के लिए सोचूंगा। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करते टाइम ये ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है, क्या वो जीरो आ जाएगा तो फिर कोफैक्टर एडजॉइंट निकालने का सेम, आई मीन टू से पहले आप डिटर्मिनेंट निकालें और उसके बाद देखिए कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है।
तो सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब आप कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 2 4, 2 क्रॉस 2 का पता है ना, इसको -15, तो ये आ रहा है -11 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, सिर्फ ये ओरिएंटेशन पता करने के लिए अपन निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 आ जाता तो फिर अपन क्या करते हैं, या तो इनफाइनाइट होता है या नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो अपन अब क्या करेंगे, इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए निकालते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स 2 का निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 5 का निकालेंगे तो -3, 3 का निकालोगे तो -5 और ये 2। ये नहीं आता है तो एक बार प्रीवियस वाले वीडियोस को अच्छे से देख के आए हैं ना, उसके बाद आपको बेटर फील आएगा। अब इसका एडजॉइंट निकाल देते हैं, जो कि कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, तो वो हो जाएगा 2 -3 -5 और 2, राइट। इसके बाद हम ए इन्वर्स निकालेंगे, और ए इन्वर्स का फॉर्मूला अपन को पता है कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, मतलब 1 अपॉन -11 इंटू 2 -5 -3 एंड 2, राइट। ये आप ए इन्वर्स निकाल चुके हो। अब ए इन्वर्स निकाल लिया है तो हमको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ से ये वैसे पता चल गया था कि ये क्या है, आपका यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है कि x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। हम ए इन्वर्स निकाल चुके हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, -1/11, दिस इज योर 2, दिस इज योर -5, दिस इज योर -3 2, और जो b की वैल्यू है वो है आपकी 1 और 7, राइट। अब अपन करते हैं इसको सॉल्व। तो -1/11 इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 -35 एंड दिस इज योर -3 + 14, ठीक है, इट्स योर -1/11 -33, और ये आ गया 11। मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो ये हो जाएगा आपके पास 3, और ये हो जाएगा -1, है ना। -33/-11 इज योर 3, 11 अपॉन -11, -11 से मल्टीप्लाई करो, -1/11 से, यूँ समझ सकते हैं आप। ठीक है, ये x और y आ गया। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -1। सो ये भाई साहब आपके आंसर हो गए। ठीक है, मेथड लेंथी था, आप सोच सकते हैं कि ये तो 2 क्रॉस 2 की थी, सिर्फ 2 वेरिएबल की थी, तो हमने यहाँ पर पहले इन्वर्स निकाला। इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट तो कैलकुलेट करना ही है। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के बाद हमने कोफैक्टर, देन एडजॉइंट, देन इन्वर्स, एंड देन x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको करनी होगी मैट्रिक्स मेथड के लिए। मैं 3 क्रॉस 3 का क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, यू जस्ट चेक कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया। कोई भी आप 3 क्रॉस 3 की कहीं से भी 3 इक्वेशंस उठाओ और उसको सॉल्व करो, राइट। मैं कुछ 2 क्वेश्चन लूंगा जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, जो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, राइट। थोड़ा सा पैटर्न अलग है, कुछ प्रीवियस वाले जो भी वीडियोस थे उनका बहुत यूज आएगा उसमें, ठीक है, जो भी आई मीन टू से प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स एंड ऑल, ठीक है। तो वो 1-2 क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ओके, सो आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको पहले देखो प्रोसेस वाइज सॉल्व करेंगे ना। क्वेश्चन में फर्स्ट क्या पूछा है, ए दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। आपको ये दिख रखा होगा कि 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपको इसको सॉल्व करके ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो ये तो उसने बोला है कि फाइंड ए इन्वर्स, तो करना ही है। इक्वेशन तो बाद में सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए उसने हैंस लिख रखा है। हैंस मतलब वॉट एवर यू हैव डन बिफोर, आपने जो पहले किया है उसको यूज करके इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। यूज कैसे करते हैं, क्या रिलेशन सेट होता है, वो मैं उसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। बट पहले अपन ए इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। अब ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाए, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो हम रो 1 के लॉन्ग एक्सपांड करते हैं, तो 1, दिस इज योर 1 -3, ओके, एंड देन ये -1 है तो ये हो जाएगा आपका +1, दिस इज योर 2 -3, ओके, एंड देन +1, दिस इज योर 2 -1। जब इसको सॉल्व करोगे तो -2, ओके, और ये हो जाएगा -1, सो इट विल बिकम -1 -2, ये हो जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा +2, सॉरी +1, है ना। तो ये कट गया, -2 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए अब देखो, जब 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 -3 -2, -1 करोगे तो 2 और -3 -1, बट वो हो जाएगा आपका +1, ठीक है। ये करोगे तो 2 -1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्लियर। जब इस 2 का निकालोगे तो ये -1 -1 -2,
-1 एंड दिस इज योर -1 -2, बट वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब इसका निकालोगे तो 1 -1 0 आ जाएगा। जब इसका निकालोगे तो ये 1 माइनस ऑफ -1 +1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, बट ये आएगा -2, राइट। ओके जी। जब इस 1 का निकालेंगे, इस 1 का निकालेंगे तो -3 -1 -4। जब इस 1 का निकालोगे तो 3 -2 1, और जब इस 1 का -1 आएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। जब 1 निकालोगे तो 1 -2 +2 तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी से निकाला है। दिस इज द कोफैक्टर। आप कोफैक्टर वाला वीडियो देखें अगर नहीं आता है तो। फिर निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, तो वो हो जाएगा -2 1 1 2 0 -2 -4 -1 एंड 3, राइट। अब अपन को ए इनवर्स निकालने के लिए वी नो द फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये आ जाएगा -1/2 क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी -2 थी, और यहाँ पे रख देते हैं -2 2 -4 1 0 -1 1 -2 और 3, राइट। ये आ गया आपका ए इनवर्स, है ना। इस ए इनवर्स को संभाल के रखो। ए इनवर्स को निकालने में तो ये वाला काम अपना हो चुका है। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो। इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, और अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। इसने ए ऑलरेडी यूज कर रखा है तो अपन इसको किसी और से ले लेते हैं। लेट सपोज मैं इसको पी से ले लेता हूं। ठीक है, तो इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी आपके पास 1 2 1 -1 1 1 और 1 3 एंड 1। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसको यूज करना है ए इनवर्स को, तो ए और पी में कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा ही आएगा, दैट इज कंफर्म्ड। ठीक है, आप देखो कि ये आपके पास ए है और ये आपके पास पी है, क्या रिलेशन आ रहा है। अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूंगा तो पी नहीं बन रहा है, 2 1 3 1 1 1, यस। ठीक है, तो ये इसका मतलब P इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है। अब वापिस से इसका इन्वर्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन x इक्वल टू ए इन्वर्स बी करते हैं ना। तो यहाँ पर P इन्वर्स बी करोगे तो P इन्वर्स वापिस से उस स्टैंडर्ड जो मेथड है जो भी अपन ने ए इन्वर्स निकालने में यूज किया है वो यूज नहीं करना है। यू हैव टू यूज दिस वॉट एवर यू हैव फाइंड आउट। आपने ए इन्वर्स निकालना है, आपको इसको यूज करना है। तो P इक्वल टू ए ट्रांसपोज है, तो बताओ P इन्वर्स कितना होगा। दोनों तरफ इन्वर्स ले रहा हूं तो ये हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या मिल गया, P इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज आपने इन्वर्स से पढ़ी होगी। ए ट्रांसपोज का इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ही होता है। ठीक है, अब मैं निकाल चुका हूं, ये रहा अपने पास ए इन्वर्स। तो ठीक है, तो P इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। तो यहां से -½ तो एज इट इज रखना। ये जो आपके पास ए इन्वर्स आई है आपको इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो -2 2 -4 1 0 -1 1 -2 एंड 3। दिस इज योर P इनवर्स। चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब अपन को सॉल्व करना था तो अपन क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू P इनवर्स B लिखोगे। P इनवर्स B लिखोगे तो -½ ये आ जाएगा -2 1 1 2 0 -2 -4 -1 एंड 3। ओके, और B कितना आएगा, B की बात करते हैं। B अपन ने देखा था, अपन ने B क्या निकाला था, ये कांस्टेंट टर्म 4 0 एंड 2। ठीक है, तो यहां पर रख देते हैं 4 0 एंड 2। ठीक है, -½ एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -8 + 0 + 2 -6 हो जाएगा, है ना। ये 8 + 0 -4 तो +4 हो जाएगा। दिस इज योर -16 0 + 6 -16 0 + 6 तो -10 हो जाएगा। ठीक है, जब इनको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ये आपका x ही है, इसको हम रख देते हैं x y z। ठीक है, कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, y की वैल्यू -2 आ जाएगी और z की वैल्यू आ जाएगी 5। दैट इज योर आंसर। चीज क्लियर हुई। अगेन वापिस से देखो कि पक्का है जो आपको ए मैट्रिक्स दी हुई उसमें और कोफिशिएंट मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ तो रिलेशन आना ही है। यहां पर रिलेशन ये आया है, अगर दोनों सेम होती तो उसका इनवर्स अपन ने जो इनवर्स निकाला है सेम हो जाते हैं, बट यहाँ पे ट्रांसपोज है तो इनवर्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। दीज आर द प्रॉपर्टीज, ये आपको इनवर्स में मिल जाएंगी, अच्छे से याद रखें। ठीक है, एंड दिस इज द कैलकुलेशन। एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी मैं आगे कवर कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लें, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन और आपके सामने लिखा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहां पर भी आपको क्या करना है कि डिटरमाइन द प्रोडक्ट। पहले तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, निकाल लोगे। मल्टीप्लीकेशन आपने अच्छे से पढ़ रखा है, आपको आता है। ठीक है, एंड हैंस, ये हैंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आना इसका मतलब आपको जो भी पहले किया है आपको उसको यूज करके करना होता है ना। एंड हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन दिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, मैं एक बार और लिखता हूं इनको,
क्योंकि मुझे ये काम आएगा। -4 4 4 -7 1 एंड 3, दिस इज योर 5 -3 एंड -1 को मल्टीप्लाई करना है 1 -1 1 से, एंड देन 1 देन -2 देन -2 देन 2 देन 1 देन 3। ठीक है, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 4 0, दिस इज योर 8। ठीक है, बस ये पहला एलिमेंट है, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना कि ये स्केलर मैट्रिक्स ही बनती है, आप निकाल के देख लेना आराम से। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही आएगा, कंफर्म है। ओके, पहला एलिमेंट निकालोगे तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, तो सभी डायगोनल एलिमेंट सेम रख के मैंने वो निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, 8 और i लिखा हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाता हूं तो क्या होगा। मैं यहीं पे लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए कि हो क्या रहा है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स अपन ए ले लेते हैं, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है, दैट इज 1 -1 1 1 -2 -2 एंड देन 2 1 एंड 3। अब पक्की बात है कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये दो मैट्रिक्स आपने जो मल्टीप्लाई किए उनमें से एक होगी या ट्रांसपोज होगा या कुछ होगी। अब आप देख रहे हो तो एग्जैक्टली ये मैच कर रही है इससे, तो मतलब यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना होगा क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है। अब इन्वर्स निकालने के लिए मैं वही रामायण नहीं करूंगा, पूरी ए इन्वर्स निकाल रहा हूँ, वो नहीं करना है, आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है। ठीक है, तो ये वाली मैट्रिक्स तो आपके पास क्या लिखी हुई है, ए लिखी हुई है, इसको कुछ और मान लेते हैं, तो सी ए इज इक्वल टू 8i। हाँ या ना, इन दोनों का, ये c है ये a है, इसका मल्टीप्लिकेशन 8i आ गया है। क्लियर। ठीक है, मुझे निकालना है a इन्वर्स, तो थोड़ा सोचिए क्या किया जाए अगर मुझे a इन्वर्स निकालना है तो। ठीक है, a इन्वर्स ही निकालना है ना आपको a इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए एक काम करते हैं, इसको हम पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय a इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी ए इनवर्स इज इक्वल टू 8i a इनवर्स, है ना। और ये a और a इनवर्स कितना हो जाएगा, i हो जाएगा, तो c इंटू आई कितना हो गया, c हो गया। लिख देता हूँ एक बार खास आपके लिए, और 8 और ये वाली चीज़ तो a इनवर्स होगी ही होगी। तो यहाँ से फाइनली आपके पास a इनवर्स कितना आ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, तो 1/8 और c इंटू आई c। चीज़ समझ में आई। तो ये a इनवर्स आप निकाल चुके हो विदाउट फाइंडिंग द कोफैक्टर एंड एडजॉइंट एंड ऑल एंड डिटर्मिनेंट। आपको इसकी हेल्प से a इनवर्स निकालना था। ठीक है, और सी वाली मैट्रिक्स आपके पास ये है ही। ठीक है, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/8, हम ये लिख देते हैं यहाँ पर, -4 4 एंड 4। ठीक है, देन -7 1 एंड 3, दिस इज योर 5 -3 एंड -1। ये आपका ए इनवर्स आ चुका है। ठीक है, अब आपको निकालना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो ये 1/8, यहाँ पे ए इनवर्स रखते हैं, -4 4 -7 1 एंड 3, दिस इज योर 5 -3 एंड -1 मल्टीप्लाइड बाय बी। बी कितना है आपके पास, 4 9 एंड 1, कॉन्स्टेंट टर्म ना, तो यहाँ रख दिया 4 9 एंड 1, दिस इज इक्वल टू 1/8। सॉल्व करते हैं तो ये -16 + 36 20 + 4 24, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जस्ट, वो आपको आना चाहिए, है ना। -28 + 9 एंड +3, 9 + 3 12 -28। ठीक है, तो ये आ गया -28 + 1 3, ये -16 हो जाएगा ना, -16 हो गया क्योंकि -28 आ रहा था, राइट। इसको बात करेंगे तो 20 -27 -7 और ये -1, तो ये -8 आ जाएगा। ओके, तो जब कंपेयर करोगे ये आपका x क्या था, x y z। ठीक है, 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो आ जाएगा आपका 3, y आ जाएगा आपके पास -2 और z आ जाएगा आपके पास -1, तो दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो ये कुछ इस तरीके से आपको मैट्रिक्स मेथड को यूज करके इस तरीके से क्वेश्चन करने। ठीक है, ये पूरा आपने देख लिया, हमने इतना सब कुछ कर लिया, मैट्रिक्स मेथड समझ लिया, ग्राफ समझ लिया और कुछ क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, थोड़ी और प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चन एनसीईआरटी में ज़्यादा फ्रूटफुल मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्रैमर रूल करूंगा, वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो अप्लाइड मैथ्स में क्रैमर रूल भी दिया हुआ है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना
कि कॉम्पिटिटिव में आप क्रैमर्स रूल ही यूज़ करें। नेक्स्ट वाले वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, उसमें भी मैंने पूरा मैथड समझा रखा है, बोथ नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस दोनों के लिए। क्लियर? चलिए, थैंक यू।